हेलो बाबू साहब, सबको गुड मॉर्निंग, जोहार। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इससे बिफोर वीडियो में हम लोगों ने स्टैंडर्ड मैथ का एमसीक्यू पार्ट 1 वीडियो देखा है। पार्ट 2 वीडियो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, टेक्निकल इशू के कारण नहीं हो पा रहा है। आज हम लोग झारखंड बोर्ड के मॉडल प्रश्न पत्र जो है वो 2025-26 सेशन का जैक बोर्ड ने रिलीज़ किया है, उसको हम लोग देखेंगे और उसके हर एक क्वेश्चंस को बारीकी से समझेंगे। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो टेलीग्राम एक्सीलेंस 2.0 में जुड़ें और यूट्यूब एक्सीलेंस 2.0 को सब्सक्राइब करें और फेसबुक में एक्सीलेंस 2.0 बाय संतोष सर को फॉलो कर लें, ताकि आपको हर एक चीज़ का अपडेट मिलते रहे और अपना डाउट को क्लियर करते रहें। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्लास 10th का है, मैथ्स, झारखंड बोर्ड का। यहाँ आपका जनरल इंस्ट्रक्शन दिया, आप लोग इसको देख लेंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे, आपके पास क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है पी जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 64 के शून्यक हैं। तो कभी भी आप याद रखिएगा, जिस किसी का पावर जितना होता है उसका शून्यक भी उतना होता है। यदि आपको कोई बोल रहा है जेड स्क्वायर, इसका मतलब इसके शून्यक भी 2 होंगे। जेड का पावर 4 मतलब इसका शून्यक 4 होगा। तो ये सब चीज़ें कॉमन है, आप लोगों को पता होगा, और नहीं तो फिर याद रखेंगे। जेड स्क्वायर माइनस 64 के शून्यक क्या होंगे, तो आपको पता होगा शून्यक मतलब 0, तो माइनस 64 बराबर 0। अब जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 64 है, इधर ले आइए प्लस में हो जाएगा। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √64। तो जेड का आंसर 64 किसका होता है, 8 का, तो प्लस माइनस हो जाएगा 8। तो ऑप्शन यहाँ देख लेंगे, ऑप्शन ये इज करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप 2 में दिया गया है कि दिए गए बिंदु P0,6, बिंदु Q7,0, बिंदु R5,0 में कौन सा बिंदु एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है। तो एक चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा कि एक्स अक्ष यदि आपसे पूछे एक्स अक्ष, तो इसका मतलब कन्फर्म है कि y 0 होगा। और यदि वाई एक्स आपसे पूछता तो इसका मतलब कन्फर्म था कि एक्स 0 होता और वाई होता। अब यहाँ आपको चेक करना है, इसको यदि हम लोग रेखाखंड के रूप में मान लें तो पी यहाँ हो जाएगा, इसके बाद क्यू यहाँ हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं हम लोग, हाँ क्यू ले लीजिए, यहाँ पर आप आर ले लीजिए। तो यहाँ कितना है 5,0, क्यू की जगह में कितना है आपका 7,0 और पी की जगह में कितना है आपका 0,6। तो आप इस पैटर्न को चूज करिए कि इसमें किस में दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर सेकंड में 0 आना चाहिए, क्योंकि वाई हमेशा क्या होगा 0, तब एक्स जाके प्रतिच्छेद करेगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 0 है, मतलब क्यू पॉइंट होगा, यहाँ भी 0 है तो आर पॉइंट होगा, लेकिन पी नहीं होगा क्योंकि पी में आगे 0 है, जबकि आगे 0 नहीं बल्कि एक्स होना चाहिए और यहाँ 0 होना चाहिए, तब एक्स अक्ष में क्या होता है, प्रतिच्छेदित करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्यू और आर। तो ऑप्शन चेक करिए, क्या हो जाएगा, बोथ पॉइंट्स क्यू एंड आर, दोनों बिंदु क्यू और आर में क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदित करेगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन थर्ड चलिए देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछ रहा है दो समपरिमेय संख्या, किसी भी दो को ले लीजिए, मान के कि 2 और 4 के बीच कम से कम कितनी विषम संख्या हो सकता है। इसके बीच में कौन संख्या आएगा, 3, तो कितने यार 1, तो हमेशा जो हो जाएगा 1 होगा। यदि आपसे पूछता दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्या होती, तब आप वहाँ पर टिक लगाते डी, लेकिन हम लोग को दो समपरिमेय संख्या के बीच पूछा है तो हमेशा विषम संख्या 1 होगा, या तो दो विषम संख्या के बीच सम पूछेगा तो भी उसका आंसर आप 1 लिखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख पा रहे होंगे, दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या हो। क्रमिक मतलब एकदम लगातार होगा, जैसे मान के 3 आपने मान लिया तो 3 के बाद क्या होगा, 5 आएगा विषम संख्या। ये दोनों का एचसीएफ कभी भी हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी विषम संख्या यदि पूछे आपको क्रम से, तो हमेशा जो उसका एचसीएफ होगा वो हमेशा 1 होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखने का प्रयास करेंगे, तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन चलिए। आगे क्वेश्चन है, दो चर वाई जेड में रेखीय समीकरण ये वाला दिया है, कितने अधिकतम हल संभव हो सकते हैं। तो किसी भी समीकरण का जो हल होता है वो हमेशा अनंत होता है, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई हो सकता है आपके वाई के स्पेस में 1 मान लेगा, कोई 2 मान लेगा,
तो संख्याएं अनंत है, इसलिए हमेशा समीकरण का जो हल होता है वो अनंत होता है। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 6, संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। आपको पता होगा संगत के लिए 2 कंडीशन होता है, आपको ये बात पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन आप याद रखिए, A1/A2 इज इक्वल नॉट B1/B2। तो जब भी इस तरह का रहेगा तो इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ होता है हमेशा प्रतिच्छेद करती हुई। प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्ट करेगा। अब जब प्रतिच्छेद करेगी तो यहाँ पर हल जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, एक हल या फिर वन सॉल्यूशन, या इसी को कहीं कहीं लिखा रहता है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ठीक है, ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला जो होता है वो होता है A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल नॉट C1/C2। तो ऐसी स्थिति में समांतर होगा, तो समांतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरेलल, मतलब इसका ग्राफ पैरेलल हो जाएगा। और जब पैरेलल होगा तो आपस में सटेंगे नहीं तो कोई हल नहीं होगा, मतलब इसका जो आंसर होगा वो एक भी आंसर नहीं निकलेगा। अब ऑप्शन थर्ड जो है वो क्या आ जाता है, समपाती। A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2। जब तीनों बराबर होंगे तो एक ही लाइन पर सारे बिंदु होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं समपाती, या फिर आप बोल सकते हैं कोइंसाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक ही लाइन में सभी बिंदु होंगे, इसका मतलब समीकरण का हल तो बहुत होता है, और एक ही लाइन में सब जा रहा है, इसका मतलब इसका जो हल होगा वो अनेक हल होगा। इंग्लिश में यदि बात करें तो मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब यहाँ में से आपको ये चेक करना है संगत और असंगत कौन होगा। तो 1 नंबर और 3 नंबर ये हमेशा संगत होता है, इस बात को याद रखिएगा। और अकेले जो 2 नंबर होते हैं वो होते हैं असंगत। ठीक है, अब हम लोग से पूछे संगत कौन कौन है, तो प्रतिच्छेद और संपाती हो जाएगा। तो ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं कि क्या दिया है। इसको ऑप्शन में समांतर और संपाती और प्रतिच्छेद दोनों दिया हुआ। तो लिखिएगा संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हो सकती है। तो आप याद रखिएगा प्रतिच्छेद भी होगा और संपाती भी होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन थोड़ा बाय मिस्टेक है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो इसका आंसर होगा सी भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, इसका दोनों आंसर होगा। असंगत हम लोग से पूछता तब डायरेक्ट टिक करते सिर्फ असमांतर, क्या बोलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जब आपको MCQ में पूछे तो आप ऑप्शन से काम लेंगे। यहाँ फैक्टर निकालेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन आंसर उसमें भी आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग को क्या करना है, उसका मान रख के देखेंगे, जिसमें 0 आ जाएगा बोलेंगे कि वो उसका क्या है, मूल है, मतलब उसका रूट्स है। तो आप 0 का मान रख के देखिए, यहाँ 0 यहाँ 0, 6 बच जाएगा, जबकि आना चाहिए था 0। तो ऑप्शन ये इज क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ये इज इनकरेक्ट। अब ऑप्शन बी को चेक करिए, 3 है तो 3 का स्क्वायर करिए कितना देगा 9, यहाँ 5 के पास रखेंगे तो कितना आ जाएगा 15 + 6, और 9 और 6 को जोड़िए तो कितना देगा 15 - 15 बराबर 0, मतलब इसमें 0 आ रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी को भी चेक कर लीजिए, 2 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो क्या जाएगा 4, और 2 से जब 5 को गुना करेंगे तो 10 और 6, तो 6 × 4 = 10, और इधर फिर है 10, 10 में 10 गया 0। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अब ऑप्शन डी चेक करिए, बी और सी दिया है क्या, तो हाँ ऑप्शन डी में दिया है, मतलब फाइनली जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी का मान रखने पर और सी का भी मान रखने पर इक्वेशन में 0 आ रहे हैं, मतलब इसका रूट्स है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग का योग 202 है। ठीक है, तो विषम तो बोल दिया, सब ऑप्शन में भी विषम है। तो अब ये हम लोगों को करना है कि दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है, तो 202 जिसमें आएगा वही ऑप्शन हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर आप लोग तो जानते होंगे कि 225 होता है, जबकि लाना 202 है, तो यहीं गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी बात आपसे पूछा है 9 और 11 का, तो 9 का 81 होता है और 11 का 121 होता है। 1 और 1 2 हो जाएगा, 8 2 10 के 0 हो जाएगा, हाथ में 1, तो 1 और 1 2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इसको यदि लॉन्ग बनाएंगे तो बहुत समय जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऑप्शन के अनुसार ही देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हो जाएगा आंसर वो बी हो जाएगा। 9 नंबर में आप देखिए, क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में कौन एपी नहीं है। आपको सबसे पहले ये बात पता होना चाहिए एपी कहते किसको हैं। तो आप याद रखिए, एपी उसको बोलते हैं जिसमें क्या होना चाहिए, डी समान होना चाहिए, डी समान हो।
उसे एपी बोलते हैं। और एपी के दो प्रकार होते हैं, एक फिनाइट होता है और एक होता है नॉन फिनाइट। ठीक है, परिमित और अपरिमित। जिसमें आपको डॉट डॉट के बाद लास्ट वहाँ पद पता हो वो फिनाइट होता है, और जिसमें आपको डॉट डॉट रहे और लास्ट का पद आपको पता नहीं हो तो उसको बोलते हैं नॉन फिनाइट। ठीक है, आपसे पूछा एपी कौन है, तो एपी होने के लिए क्या होना चाहिए, सब में डी समान होना चाहिए। तो चेक करिए सब, तो ऑप्शन अब जब चेक करेंगे इसका ये का, तो 4 6 8 है, तो 6 में 4 जाएगा, कितना बच जाएगा, यदि डी हम लोग निकालना शुरू करें तो डी बराबर हो जाएगा 4 में 2 गया 2, और फिर से हम लोग जब देखेंगे कि 4 में 2 गया 2 आया, और 6 में 4 गया तो भी 2 आया, और 8 में 6 गया तो भी 2 आया, तो ये एक एपी है। 17 में 19 जाएगा 2, और 25 में 17 जाएगा, तो ये नहीं होगा। हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा एपी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सी भी यदि चेक करना कर सकते हैं, -6 में -10 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, -2 में -6 को जोड़ेंगे तो भी 4 आ जाएगा। तो कुल मिला के आंसर हम लोग का सही जा रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 1 4 7 10 के 28वां पद ज्ञात करिए। जब भी इस तरह डायरेक्ट आपको बोले तो एग्जाम में हमेशा डायरेक्ट ही बनाना। तो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ये 28 बोला है, इसका मतलब कंफर्म है कि हमको निकालना है ये प्लस 27D। तो सबसे पहले आप यहाँ से D निकाल लीजिए। तो D कैसे निकालते हैं, तो 7 में 4 घटा दीजिए, कितना आया 3। हमेशा आगे वाला पद से पीछे वाला को घटाइएगा तो वो क्या हो जाता है, D हो जाता है। अब यहाँ से D निकाल लिए, और पहला पद आपका क्या 1, तो यहाँ मान रख दीजिए 1 और 27, और D का मान कितना आपके पास है, लेते हैं हम लोग गुना करके, 3 7 21, 3 दूना 6, 6 और 2 हम लोग बोलेंगे 8, तो 27 दिया 81 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 82। तो हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन में कहाँ है 82 है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कभी भी याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछे 28वां पद माना ये प्लस 27D, 26वां पद ये प्लस 25वां D, मतलब हमेशा एक घटा के ही लिखना है, तो आपका एग्जाम में डायरेक्ट नंबर आ सकता है और अच्छा से एकदम आ सकता है। आगे क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा, जब भी नहीं एग्जाम में एकदम फिक्स है इसका क्वेश्चन रहेगा ही। यदि यहाँ पर आपका स्क्वायर में दिया रहेगा क्वेश्चन, हमेशा स्क्वायर में, तो हमेशा इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, और 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, तो ऑप्शन चेक करो, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। जब कभी आपको इस तरह का दिया रहे तो कंफर्म है कि इसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करके लिख लेना है। ठीक है, तो जब भी स्क्वायर में दिया हुआ रहेगा और आपको निकालने के लिए बोले तो हमेशा इसका वर्गमूल निकालिए, स्क्वायर रूट, आंसर हो जाएगा। जब आपका स्क्वायर रूट में रहेगा तो इसको स्क्वायर निकालिए तो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का, किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ आप लोग समझने का प्रयास करिए। मान करके ये समचतुर्भुज हो गया, आप इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, यहाँ से यहाँ ये डायगोनल हो जाएंगे और यहाँ से यहाँ ये भी डायगोनल हो जाएगा। तो ए सी बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ मान लीजिए यो है, तो आप ये यो क्या निकालिएगा, तो ये यो क्या हो जाएगा 1/2, मैंने ए सी का आधा होगा क्योंकि दोनों आधा आधा बांट रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा 12। जब इसको काटिएगा तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, मतलब कुल मिला के ये यो हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप यो भी निकाल सकते हैं, तो यो भी बराबर क्या हो जाएगा 1/2 BD, और BD का मान आपको पता होगा कि दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। काटेंगे कितना जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब इस फिगर को थोड़ा सा विपरीत करिए, आपको इस तरह का दिखाई देगा। ऐसे भी आप लोग प्रॉपर्टी जानते होंगे समचतुर्भुज का कि विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, मतलब यहाँ 90 डिग्री बनाते हैं। तो इसको चलिए देखते बनाते हैं हम लोग। ये यहाँ मान लीजिए इसको, इसको बी और इसको यू, तो यहाँ आपको पता हो गया कि ये यू कितना निकला है, तो ये यू आपका 6 निकला है और ये 8 निकला है। आपको निकालना है आधार। तो जब आप निकालिएगा इस तरह करके क्वेश्चन को, तो कैसे निकलेगा, तो हम लोग चलिए देखते हैं। मैंने कुल मिला के इसको एच मान लीजिए, इसको पी मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो एच बराबर क्या होता है √p²
प्लस बी स्क्वायर। तो पी का मान कितना हो जाएगा 36 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। जब आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 100, और 100 किसका होता है 10 सेंटीमीटर का। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए क्वेश्चन तैयार होती है एकदम दूध दूध भात की तरह, एकदम हलवा पूरा दिया हुआ है। क्वेश्चन 13 अच्छा से पढ़िए और आप लोग देखिए और इसका आंसर जवाब दीजिए। कुछ लोग इसका आंसर दे पा रहे हैं, कुछ लोग गलत दे रहे हैं। थोड़ा सा बारीकी से समझने का प्रयास करिए। दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? मान लीजिए एक्स और वाई ये प्लेन है, ठीक है। इधर वाई डैश होता है, इधर वाई, इधर एक्स डैश होता है। अब आपसे पूछा दोनों आपस में करते हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं? तो इस बिंदु को याद रखिएगा मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। या तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन कहते हैं। तो ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 14 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है एकदम दूध भात की तरह, ये भी क्वेश्चन है। वाई एक्स से 8 इकाई, मतलब कंफर्म है कि ये हम लोगों को दिया है कि एक्स बराबर 8 दिया है, ठीक है। और एक्स अक्ष पर एक बिंदु पी पर स्थित है। तो कंफर्म है कि जब एक्स 8 है तो वाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। यदि कोस ए बराबर 3/5 है और सेक ए का मान ज्ञात करिए, तो आपको पता होगा कोस हमेशा सेक का उल्टा होता है। मतलब जितना आपका मान आता है, यदि एक्स आ रहा है तो आपका सेक जो होगा वो क्या होता है 1/x, मतलब उलट देना है आपको। तो कोस का मान आपको यहाँ कितना है 3/5 निकालने, क्या बोला आपको सेक, तो 5 ऊपर और 3 नीचे। तो ऑप्शन देख लीजिए सी करेक्ट हो जाएगा। हमेशा कोस का उल्टा सेक होता है। सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए बराबर होगा, क्या होगा, इस बारे में आपको बताना है। तो आप चलिए क्वेश्चन 16 को देखते हैं, इसको वर्कशीट में आपको बना के दिखाते हैं। सेक है, क्वेश्चन दिया है कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। सेक को कन्वर्ट करो तो क्या जाएगा कोस में, टेन को तोड़ो तो हो जाएगा साइन ए बटा कोस ए। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, एलसीएम लीजिए तो कोस ए हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ये को प्लस एक माइनस में होता है, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हम लोग का हो जाएगा कोस ए। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए। इस पूरा का फार्मूला होता है कोस स्क्वायर ए, और नीचे आ गया कोस ए। यहाँ से एक एक कट गया तो क्या है आपके पास कोस ए, प्रूव्ड, या फिर कह सकते हम लोग ये आंसर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 17 एकदम दूध भात की तरह दिख रहा है आपका। क्वाट ए बराबर 1 है, पूरा कितना डिग्री होगा, तो आपको पता होगा कि क्वाट 45 डिग्री मान 1 होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। पूरा इजी क्वेश्चन था, है ना। तो मान भी आप लोग अच्छा से याद रखिए, तो क्वेश्चन इजी से एग्जाम में बन जाएंगे। 18 में जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण आखिर कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद भी रखेंगे क्योंकि ऐसा प्रश्न आकांक्षा पॉलिटेक्निक में हमेशा पूछता है। तो क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। इस तरह का जब भी रहेगा तो हमेशा आप याद रखिएगा इसका आंसर 45 डिग्री। 45 डिग्री पर जो भी वस्तु को आप खड़ा रखेंगे उसका प्रतिबिंब भी सेम बनेगा, ठीक है। इस बात को याद रखिए, क्यों, क्योंकि मान जो होता है टेन और कोट का वो 1 होता है, ठीक है। 1 मतलब दोनों का दोनों सेम आ जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि 45 डिग्री पर छाया को देखना है ऊंचाई के बराबर में, तो हमें 45 डिग्री पर रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। 19 में चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितने डिग्री का होता है। तो हमेशा याद रखिएगा चारों कोण, यदि बाह्य कोण पूछेगा तो दुनिया का कोई भी आकृति रहे बाह्य कोण पूछे तो 360 पर ही टिक मारना। लेकिन यदि अंतः कोण पूछ दे आपसे तो हमेशा उस भुजा जितना रहेगा उससे 2 घटा करके बाकी जो भुजा बचेगा उसको 180 से गुना कर देना। तो चतुर्भुज है 4 भुजा है, और अंतः कोण पूछा है हमसे तो क्या करेंगे 2 को घटा देंगे तो 2 बचेगा,
और 2 को 180 से गुना कर देंगे तो 18 दूना 36 मतलब 360 डिग्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 20 पर चलिए। बोला दशमिक संख्या 111 और दशमिक का मतलब होता है डेसिमल नंबर्स। 111 इज सेड टू बी पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या या इनमें से सभी, ये आपसे पूछा गया। तो इस तरह का जब भी प्रश्न होगा तो हमेशा याद रखिएगा वो प्राकृतिक संख्या भी होता है, दशमलव संख्या, पूर्ण संख्या भी होता है और परिमेय संख्या भी होता है। ठीक है, दशमिक संख्या, इस बात को डेसिमल नंबर हमेशा प्राकृतिक भी होता है, पूर्ण भी और परिमेय संख्या भी होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20 का, वो 20 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, फुल कंसेप्ट से आपका रिलेटेड है। मान के रखिए आप एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए। तो समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है, कर्ण होता है, ये क्या होता है, लंब होता है और ये आधार होता है। कर्ण हमेशा ये दोनों का स्क्वायर का योग के बराबर होता है। आपसे 6 सेंटीमीटर पूछा है, ठीक है, फिर पूछा है 8 सेंटीमीटर। तो बताइए कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, जबकि आपका यहाँ पर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और यहाँ 4 सेंटीमीटर। ये दोनों का स्क्वायर करके जब आप जोड़ेंगे तो 65 आएगा, जबकि आ रहा है 36। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 12, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। 21 का ऑप्शन सी पर टिक करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, एकदम पूरा इजी क्वेश्चन है। एक पासे को उछालने पर, तो एक पासा को उछालेंगे तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 6। तो टोटल पहले प्रायिकता में ध्यान रखना। सम संख्या कौन कौन आएगा, तो आप दिमाग लगाओ, सम संख्या कौन कौन आएगा, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6। तो टोटल संख्या कितने हुए, 3। तो 3/6। अब 3 से जब इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 1/2। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, प्रायिकता लेसन से हमेशा क्वेश्चन एक होगा और टोटल नंबर को पहले ज्ञात करना, इसके बाद बाकी क्वेश्चन को रीड करना। ठीक है, क्या होती है, तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है। तो 23 का आंसर डी होगा। एक पासा को उछाला जाता है, मैंने कंफर्म है कि एक पासा को जब आप उछाल रहे हैं तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 6। 3 के गुणांक संख्या आने वाले, 3 का गुणांक मैंने 3 का पहाड़ा आने वाला। तो कौन कौन आ सकता है, एगो 3 आ सकता है, एगो 6 आ सकता है। तो टोटल संख्या इसका कितने हो जाएंगे, 2। और 2 को 6 से जब हम लोग काटेंगे तो इसका आंसर कितना हो सकता है, बताइए। तो 2 से जब इसको काटेंगे 6 को, 3 बने 1/3। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए 25 देखते हैं हम लोग। यदि x+3, 3x और 4x+2 का समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 एकदम दूध भात की तरह है, बस क्वेश्चन का रोटेशन बहुत खतरनाक है CBSE की तरह, इसलिए बार बार कहेंगे क्वेश्चन को आप कंसेप्ट से पढ़िए, लेसन बाय लेसन। ठीक है, और हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको हर एक दिन कंसेप्ट के साथ वीडियो मिलते रहेंगे, सुबह 6 बजे से पहले या फिर शाम 6 बजे के बाद या 6 बजे से पहले मिल सकता है। ये 2 टाइम याद रखिएगा। ठीक है, मेरा टेलीग्राम एक्सीलेंस 2.0 को भी आप फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक एक्सीलेंस 2.0 बाय संतोष सर को भी। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर ले। अब यहाँ क्वेश्चन है इतना, आपसे पूछा है एक्स का मान क्या होगा। यहाँ बहुत दिमाग लगाया है कि एक्स का मान रखिए और AP आपको ये दिया हुआ है। तो AP किसको बोलते हैं, इसमें D समान होगा। तो 1 जब आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 3 = 4। यहाँ 1 रखेंगे कितना हो जाएगा, 3। यहाँ 1 रखेंगे तो 4 और 2 6। अब मान के 3 में 4 यदि सेपरेट हम लोग करें तो 1 आएगा। 6 में 3 करिए तो कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। तो ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन। अब 5 को रखिए, देखिए 5 यहाँ रखेंगे x की जगह 5 और 3 कितने हो गए, 8। और यहाँ रखिए 5 दिया 15, यहाँ रखिए 5 चौका 20, 2 22। अब 22 में 15 घटाइए 7 और 15 में 8 घटाइए 7, दोनों में सेम आ रहा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। D समान होना चाहिए तब जाके एक AP होता है। क्वेश्चन है 5 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात करिए। तो आपको पता होगा ये भी क्वेश्चन बहुत इजी से है, मीडियन मोड एंड मीडियन से है। तो सबको जोड़ के हम लोग उतना संख्या से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो चलो जोड़ो, 6 और 5 11, 11 और 8 कितने हो गए, 11 8 19, 19 और 9 28, 28 और 13, 28 और 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41। ठीक है, मतलब कितना आ गया हम लोग के पास, 41 + x। और टोटल कितना देंगे, 2 2 4 5 6, 6 = 10। तो 41 + x उधर हो जाएगा कितना, 60।
अब प्लस में हो रहा है तो गोतिया भाई को मिला दीजिए, 60 में 41 तो कितना हो जाएगा, 10 में 1 गया 9 और 5 में 4 गया 1, 19। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक। आगे क्वेश्चन है 27। इतना का बहुलक पूछा। बहुलक का मतलब होता है इस सब ऑप्शन में सबसे अधिक बार फ्रीक्वेंसी या फिर सबसे अधिक बार रिपीटर संख्या कौन है। तो इसमें सबसे अधिक जो दिख रहा है वो कितना है, 2 है। तो ऑप्शन ये इज करेक्ट हो जाएगा 27 का। अब 28 चलिए देखते हैं हम लोग। 28 में लिख रहा है 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11, 13, 14 की माध्यिका क्या होगी। तो आप लोगों को पता होगा माध्यिका निकालने के लिए आपको असेंडिंग ऑर्डर आना चाहिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे भी क्वेश्चन है, तो इधर से एक काटिए, इधर से एक काटिए, इधर से एक काट दीजिए, इधर से एगो, इधर से काटिए, इधर से एगो काटिए, इधर से एगो काटिए, इधर से एगो काटिए, 10। तो ऑप्शन ये इज करेक्ट हो जाएगा। यह है ट्रिक, आप हमेशा इसको याद रखने का प्रयास करेंगे। गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इधर से 4 और इधर से 4 है ना, इसको काट देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन ए। 29 में यदि दो वृत्तों के केंद्रों की मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक हो तो उनके विभिन्न स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। ये हम लोग से पूछा है 29 नंबर में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमेशा जो होगा कभी भी आपसे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या पूछे तो इसका आंसर हमेशा 2 पर ओके करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। लिख रहा है 2 गोले का आयतन का अनुपात दिया हुआ। तो सबसे पहले 2 गोला आप ड्रॉ करिए। देखिए ड्रॉ किए, एक गोला को V1 मान लीजिए, एक गोला को V2 मान लीजिए। इसका रेडियस को बड़ा R मान लीजिए, इसका रेडियस को छोटा R मान लीजिए। पर दोनों का आयतन दिया हुआ 64:27। ये हो गया। पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो चलिए इसको हम वर्कशीट पेज में आपको दिखाते हैं। हम क्या बोल रहे थे, 2 है, इसको बड़ा R रेडियस करिए, इसका रेडियस छोटा R मानिए, इसको आयतन V1, इसको V2, 64:27 दिया हुआ। तो V1 आपका क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R क्यू, और इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई R क्यू। गोला का आयतन 4/3 पाई R क्यूब होता है। तो एगो को हम लोग बड़ा R माने तो बड़ा R क्यूब हो जाएगा, एगो को छोटा R माने तो छोटा R क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों का अनुपात हम लोगों को दिया है 64:27। एक बात बताइए, अनुपात का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो यहाँ से जब आप इसको 4/3 4/3 काट दीजिए, पाई और पाई काट दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, R³ अनुपात R³ बराबर देके आप इसको लिख दीजिए 64:27। R³ इस तरह से लिखिए तो ये भी हो जाएगा 64/27। यहाँ से क्यूब यदि हम लोग बाहर करें तो आप पाते होंगे, जब आप बाहर करिएगा तो R/R यहाँ क्यूब हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 64/27। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे होंगे कि R/R जो है आपका कितना आ रहा है, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, और ये कितना होता है, 3 का। मतलब बड़ा R जो हो गया 4 और छोटा R जो हो गया वो 3। ये आपका हो गया रेडियस। जब आप रेडियस निकाल लिए तो आपको पूछा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपको बोला है, तो क्या लिखेगा 4πr² अनुपात 4πr²। यहाँ से 4 और 4 खत्म, पाई और पाई खत्म। R² मतलब कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे, छोटा r का मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 16:9। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज MCQ क्वेश्चन झारखंड बोर्ड का 1 से लेकर 30 तक देख लिया, पूरा इजी कंसेप्ट के साथ देखें। उम्मीद करते कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। पार्ट 2 वीडियो जो है कल शाम तक आप लोग को मिल जाएगा।
आज शाम तक आपको पार्ट 1 वीडियो एमसीक्यू सिर्फ मिलेगा झारखंड बोर्ड का, ठीक है। और सेक्शन बी का जो है क्वेश्चन स्टैंडर्ड मैथ स्टैंडर्ड जो है सीबीएसई बोर्ड का, वो भी आप लोगों का अपलोडेड वीडियो शाम 6 बजे तक कल उम्मीद है कि मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।